हेलो फ्रेंड्स, एसकेडीपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ओवरऑल वॉइस का पार्ट 11, जबकि स्पेशल केस ऑफ वॉइस का पार्ट 3। और इसमें हम फ्रेजल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। मित्रों, ये जो टॉपिक है इसको मोस्ट ऑफ टीचर इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। और यहाँ पे 90% बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं इस टॉपिक को लेकर के। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आजकल का जो एग्जाम है थोड़ा सा आसान लेवल से क्वेश्चन न उठा करके थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन लिए जाते हैं जहां पर मोस्ट ऑफ लर्नर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन से लिए जाएंगे तो मोस्ट ऑफ बच्चे कर पाएंगे, हम ही और आप नहीं। तो फिर उस कंडीशंस में मेरिट लिस्ट में आना बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, दिक्कत होती है। तो इसलिए एग्जामिनर भी सोचता यही है कि आजकल क्वेश्चंस कुछ टिपिकल और ऐसे लिए जाएंगे जहां पर मोस्ट ऑफ बच्चे कंफ्यूज होंगे, या तो वो टॉपिक का नाम ही नहीं सुने होंगे या फिर सुने भी होंगे तो कंफ्यूज रहेंगे कि क्या सही और क्या गलत है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब का पैसिव वॉइस हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने कमजोर छात्रों के लिए एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि पहले फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं। तो बस एक छोटी सी कंसेप्ट याद रखिएगा कि जब कोई वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाता है और उसका मीनिंग जो है नॉर्मल जो वर्ब का मीनिंग होता है उससे अलग होने लगता है, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का नाम फ्रेजल वर्ब हो जाता है। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा गिव का मतलब होता है देना, है ना। और अप अपने आप में एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है ऊपर, लेकिन जब दोनों को एक साथ मिला दीजिएगा तो गिव अप का मतलब होता है त्यागना या फिर छोड़ना। अभी इसमें आगे इसमें देखिए कहीं ना कहीं इसमें लिखा भी होगा, ठीक है। तो गिव अप मतलब हो जाता है छोड़ना या त्यागना। देखिए यहाँ पे कह रहा है परित्याग करना। तो इस तरीके से जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना, इसमें देखिए ए आपका वर्ब है और ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं फ्रेजल वर्ब। चलिए बाकी फ्रेजल वर्ब भी जो पढ़ाया जाएगा वो कैब के सेशन में, तो वहां पर हम डिटेल में बताएंगे कि फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं, क्या होता है। यहाँ पे एक छोटी सी झलक बताए हैं जिससे बच्चों के अनुमान लगे कुछ बच्चों को कि फ्रेजल वर्ब आखिर होता क्या है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका पैसिव वॉइस कैसे। इसमें एक छोटी सी बात जरूर याद रखिएगा कि इसमें जो भी वर्ब आएगा अपने साथ ऑलरेडी एक प्रीपोजिशन लेके आएगा। समझ रहे हैं इसमें कंफ्यूजन क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो वर्ब आता है वो ऑलरेडी अपने आप में एक प्रीपोजिशन लेके आता है। और पैसिव बनाते समय एक बाई प्रेपोजिशन हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये डबल प्रेपोजिशन को लेकर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये भी प्रेपोजिशन ये भी प्रेपोजिशन, तो एक साथ डबल प्रेपोजिशन गलत नहीं है। तो इसी कंफ्यूजन को इस वीडियो लेक्चर में हम खत्म करेंगे। और ये डबल प्रेपोजिशन होने के कारण जहां पे 90% बच्चा एक प्रेपोजिशन को रिमूव करता है, इसीलिए जो है यह टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो उसका पैसिव बनाते समय बाई एजेंट, बाई प्लस एजेंट मतलब कि जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाई के साथ लिखते हैं तो उसी को हम लोग बाई एजेंट कहते हैं। तो बाई प्लस एजेंट है ना, लिखने पर एक साथ डबल प्रीपोजिशन को देखकर यहाँ पे कह रहे हैं बच्चे भ्रमित होने लगते हैं। आप नहीं समझे शायद, हमने क्या बोला कि फ्रेजल वर्ब कहते ही उसे हैं कि कोई भी ऐसा वर्ब जो अपने साथ एक प्रीपोजिशन लेके आता है। समझ रहे हैं। तो देखिए इस वर्ब के साथ ऑलरेडी एक प्रीपोजिशन है, तभी तो इसको फ्रेजल वर्ब कह रहे हैं। और इनके साथ आप बाई प्लस एजेंट लिखेंगे, मतलब कर्ता को जब ऑब्जेक्ट बनाए थे तो बाई के साथ लिखते हैं ना उसे, तो ये बाई भी अपने आप में एक प्रीपोजिशन है और ये वर्ब प्रीपोजिशन अपने आप में लेके आई रहा है, इसी को फ्रेजल वर्ब कह रहे हैं। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रीपोजिशन ये या एक प्रीपोजिशन ये डबल प्रीपोजिशन आया ना, तो इसी डबल प्रीपोजिशन को लेकर के बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ तक कुछ टीचर भी कहते हैं ये डबल नहीं होगा, एक तो रिमूव कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसी बात को देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो जाहिर सी बात उसमें एक प्रीपोजिशन ऑलरेडी आ रहेगा, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय बाई एजेंट लिखने पर एक साथ डबल प्रीपोजिशन को देखकर बच्चे भ्रमित होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि एक साथ दो प्रीपोजिशन लिखना शायद गलत होगा, जबकि ऐसा सोचना ही गलत है। यह दोनों प्रीपोजिशन का अलग अलग उद्देश्य है। एक वर्ब के लिए आया है या एक वर्ब के साथ आया है तथा दूसरा एजेंट के रूप में आया है। समझ रहे हैं ना। तो दोनों प्रीपोजिशन का अलग अलग काम है, अलग अलग रूप है। इसलिए आप इस गलतफहमी में न रहें कि एक प्रीपोजिशन को हटा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप मानिए इस बात को कि यह एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल काफी। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस, है ना।
यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस। अब देखिए ये इंक्वायर्ड अपने आप में क्या है जी, एक वर्ब है। अब देखिए इस वर्ब के साथ ऑलरेडी एक प्रीपोजिशन लगाया हुआ है इनटू, ठीक है। और जब इसका आप पैसिव करेंगे तो ये देखिए आपका क्या है, द केस आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको आप सब्जेक्ट बनाए, द केस हो गया। एक चूंकि पास्ट इंडिफिनिट है तो यहाँ पे वहां जाएगा क्रिया का थर्ड फॉर्म, है ना। और यहाँ पे बच्चे सोचिए देखिए क्या करते हैं, कहते हैं कि सर इनटू यदि लगाएंगे इंक्वायर के साथ इनटू तो इनटू बाई हो जाएगा, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है देखिए इंक्वायर के साथ इनटू था तो यहाँ पे इनटू लिखे। और ये जो यहाँ पे जो बाई का प्रयोग किया गया है वो तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाई के साथ लिखते हैं उसको। तो बच्चों को ये लिखना गलत समझ में आता है, उनको लगता है कि सर इनटू बाई थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है। अजीब लग रहा है लेकिन सही यही है, समझ रहे हैं ना, अजीब लग रहा है लेकिन सही यही है। यहाँ पर देखिए ये गलत हो जाएगा, तो कुछ बच्चों को इनटू बाई लगता है कि डबल प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे डबल प्रीपोजिशन किया जाएगा। हमने क्या बताया कि दोनों का अपना अलग अलग काम है। देखिए ये जो बाई आया है क्योंकि ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, ये बाई एजेंट के रूप में आया है, तो इस बाई का उद्देश्य इस ऑब्जेक्ट के साथ है, समझ रहे हैं ना। और इस इनटू का काम है अपने आप में वर्ब के साथ जुड़ करके एक फिक्स वर्ब बना रहा है कि नहीं, जिससे फ्रेजल वर्ब कह रहे हैं, और अपने आप में एक अलग मीनिंग भी दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने आप में भी क्या है, इस इंटू का काम इसके साथ अलग है और इस बाई का काम इसके साथ अलग है। तो ये दोनों अपने अलग अलग मकसद से आए हुए हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये क्या है, सही है, और ये क्या है, गलत है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे कह रहा है सी लव्ड एट हिम, कह रहा है कि वह उस पर हंसती है। तो कह रहा है हंसी, हंसती थी पास्ट इंडेफिनिट है तो यह हंसी। तो कह रहा है कि ही, अब देखिए इसको उठा करके यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया था, ही हो गया, वाज हो गया, लाफ्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पे एट, एट गए, लाफ के साथ ऑलरेडी एट आया होता तो एट गए। और ये बाई, ये जो सब्जेक्ट को बाई के साथ एजेंट है ना, बाई बना के लिख देना ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को बाई के साथ लिखे यहाँ पे। तो अब बच्चों को लगेगा सर एट भी है और बाई भी है, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है सर, तो सर एट को उड़ा दीजिए, है ना। ऐसा टीचर भी गलती करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा मित्र। यदि भूल करके भी ऐसा करते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों प्रीपोजिशन एक साथ रहेंगे, दोनों का अपना अलग अलग मकसद है। ये इसके साथ है और ये उसके साथ है, ठीक है। ये इसके साथ मिलकर के फिक्स प्रीपोजिशन में जुड़ करके और फ्रेजल वर्ब बना रहा है, और इसके साथ तो बाई एजेंट के रूप में आया हुआ है, तो इसलिए ये सही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट, तो यहाँ पे देखिए हिज पेरेंट आपका सब्जेक्ट बना, हिज पेरेंट। और यहाँ पे देखिए आर चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पे कह रहा है लुक। अब देखिए ये लुक आफ्टर तो इसके साथ है कि नहीं, ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, इसके साथ है। और ये बाई एजेंट है ना, इस बाई के इसके साथ अपने आप में अलग उद्देश्य है, तो इसलिए क्या होगा, सही होगा। आई होप यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पर डबल प्रीपोजिशन को देख करके बच्चे गलती करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि पढ़ने में भी उटपटांग लग रहा है सर, अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए शायद एक प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, एक प्रीपोजिशन को रिमूव कर देंगे। और हम एक वीडियो भी आपको शेयर कर देंगे कि एक दो टीचर को मैंने यूट्यूब पर पढ़ाते हुए भी देखा है, जहां पे, क्योंकि इस समय टीचरों की कमी भी तो नहीं है ना, जहां पे बता रहे हैं सबके देखो डबल प्रीपोजिशन एक साथ रिपीट नहीं होगा, ये कॉमन सेंस से भी पकड़ सकते हैं। तो उनको हम कैसे समझाया जाए कि उनको ये सुधरने की जरूरत है कि नहीं। तो यहाँ पर नहीं होगा। चलिए होता है कुछ टॉपिक में लोगों को हो सकता है कि उनको पढ़ाने वाले ने गलत पढ़ा दिया, तो उस तरीके से वो चलता चला आता है, उसमें उनकी गलती नहीं है। चलिए छोड़िए उस चीज को। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सम इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, है ना। फ्रेजल वर्ब तो ढेर सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब मैंने लिखा है, ये वही लिखा है जो एग्जाम में इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ रहे हैं ना। आप कहेंगे सर कोई जरूरी है कि इतना ही फ्रेजल वर्ब होते हैं, अरे भाई हम कहाँ कह रहे हैं कि इतना ही होते हैं, लेकिन ये वो फ्रेजल वर्ब है जिस पर क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जाम में, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए मैंने उन फ्रेजल वर्बों को इंपॉर्टेंट समझ करके यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है आस्क फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, ये देखिए फॉर अपने आप में प्रीपोजिशन है, डाउन प्रीपोजिशन है, आउट और अक्रॉस, तो सब में आपने देखे यहाँ पर कि सब अपने आप में एक प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है ना। तो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जुड़ा है, इसी को हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना, यहाँ पे देखिए कह रहा है ब्रेक आउट का मतलब होता है फैलाना, ब्रेकअप का मतलब होता है समाप्त होना, रिश्तों का टूट जाना। यहाँ पे कह रहा है कम अक्रॉस का मतलब होता है संयोग मिलना, ईट इनटू का मतलब होता है नष्ट करना, ब्रिंग अप पालन पोषण करना, गिव अप का मतलब होता है परित्याग करना, गिव फॉर सॉरी लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, यहाँ पे लुक इनटू का मतलब जांच करना, अल्लाह पे का मतलब होता है दूसरों पर हंसना। दो और यहाँ पे और भी है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इंक्वायर्ड इनटू का मतलब होता है जांच करना, और अराइवेट का मतलब होता है निष्कर्ष पर पहुंचना। तो इस प्रकार से ये इतना एटीसी कर लीजिए, और इतना जो फ्रेजल वर्ब है इतना याद रखिए, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चंस बने हुए हैं। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।